नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 8 की सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये सैम्पल पेपर तैयार किया गया है और इसमें सारे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस सैम्पल पेपर को आपने अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को कवर कर लेना है ताकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है। और मैप बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, मैप के भी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे ही क्वेश्चन मैप के कवर किए गए हैं। ठीक है। पंजाबी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो है पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी कवर कर दी गई, वहां से आप देख सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है इंग्लिश मीडियम और पंजाबी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलिए इस सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो आपका सितंबर में जो एग्जाम होगा वो 8th क्लास का एग्जाम जो होगा 80 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का आपका टाइम होगा। ठीक है। पार्ट ए जो आपके पास होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। 16 क्वेश्चन होंगे टोटल 1 मार्क्स के, तो 16 नंबर का आपका एमसीक्यू हो जाएगा। तो चलिए एमसीक्यू से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज वाटर। धरती का कितने प्रतिशत पानी है? तो ऑप्शन नंबर ए 71%। क्वेश्चन नंबर 2 विच रिसोर्सेज शुड बी फुली डेवलप्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अदर रिसोर्सेज। बोल रहा है कि सभी तरह के संसाधनों को डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए किस संसाधन का विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि जब तक ह्यूमन अपने आप में पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगे बाकी सभी रिसोर्सेज को वो डेवलप नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइफ हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओशंस। बोल रहा है समुद्रों से कितने प्रतिशत जो जीवन है वो उत्पन्न हुआ था? राइट आंसर 78%। क्वेश्चन नंबर 4 है आयरन कॉपर सिल्वर एक्सेट्रा विच टाइप ऑफ मिनरल्स। बोल रहा है कि आयरन कॉपर सिल्वर ये किस तरह के मिनरल्स है, खनिज है? तो ये सब मेटालिक मिनरल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरियाज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। भारत का कितने प्रतिशत जो एरिया वो जंगलों से घिरा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 22.2%। क्वेश्चन नंबर 6 व्हेन डिड द मॉडर्न एरा बिगन इन यूरोप। यूरोप में मॉडर्न एरा कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 16th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 7 व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर द दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड ओडिशा। तो बोल रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार और ओडिशा की दीवानी राइट्स को कब एक्वायर किया था? ठीक है। दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स कलेक्ट करने की पावर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल बिहार और ओडिशा की टैक्स कलेक्ट करने की पावर कब आई थी? तो 1765 में आई थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 When did Lord Cornwallis implemented the permanent settlement system in Bengal and Bihar? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कब लागू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट क्या चीज होता था कि परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू जो गांव का जमींदार होता था उसके पास ये पावर दे दी गई थी कि पूरे गांव से एक फिक्स अमाउंट पर टैक्स कलेक्ट करना था और उस टैक्स को ब्रिटिशर्स को सबमिट करवाना था। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने एक छूट दे रखी थी जमींदारों को कि जितना फिक्स टैक्स बोला गया उतना तो वो जमा करवा सकते हैं, उसके ऊपर का अगर जितना भी वो टैक्स कलेक्ट करते हैं तो सारा जमींदार की ऊपर की कमाई होगी। ठीक है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट लागू कब किया गया था? 1793 में। क्वेश्चन नंबर 9 है वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिन। 1857 का जो विद्रोह था कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 हु लेड द रिवॉल्ट इन द छोटा नागपुर एरिया। तो छोटा नागपुर एरिया जो कि झारखंड में, यहाँ पर जो विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ वो किसने शुरू किया था? तो उसका लीडर था बिरसा मुंडा ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इन विच ईयर वॉज द छोटा नागपुर एक्ट पास। छोटा नागपुर एक्ट कब पास किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 1908 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 हु इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। भारत के अंदर जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट पावर किसकी मानी जाती है इनमें से? तो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो भारत के संविधान बनाने वाली कमेटी थी उसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स थे? तो उसमें टोटल मेंबर्स थे 7 और इसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 14 इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल राइट्स फाउंड। भारत के संविधान के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स, आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो पाए जाते हैं? तो थर्ड पार्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वेयर आर लॉस फॉर आइडियल्स रिकॉर्डेड। बोल रहा है कि जितने भी आइडियल्स हैं, ठीक है, आदर्श हैं, उनके लॉस किस में रिकॉर्ड किए गए हैं? तो प्रियम्बल में। ठीक है। तो प्रियम्बल एक तरीके से क्या चीज है? हमारे संविधान का इंडेक्स है। ठीक है। जिसमें पूरा ये बताया गया है कि हमारे संविधान मेन किस उद्देश्य पर है। ठीक है। उसकी पूरी जो एक क्रक्स है वो इंडेक्स में दिया गया है, उसी को हम प्रियम्बल बोलते हैं। तो प्रियम्बल में वो सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16
हाउ मैनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट फॉर राज्यसभा? तो आंसर इसका 12 मेंबर्स। राज्यसभा के लिए जो राष्ट्रपति कितने मेंबर्स को नियुक्त करते हैं? 12 मेंबर्स को नियुक्त करते हैं। टोटल मेंबर होते हैं राज्यसभा में 250 में से 12 मेंबर जो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, और 238 मेंबर जो होते हैं वो चुन के आए जाते हैं। ठीक है, तो हो गया राइट आंसर 12 मेंबर्स। पार्ट बी जो हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 होंगे एक एक नंबर के, तो 12 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है। डैश इज असाइंड एंड द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल रूरल लोन्स। ठीक है, गांव में जो कृषि से संबंधित जितने भी तरह के लोन्स होते हैं और हेल्प होती है कौन प्रोवाइड करता है? तो वो एग्रीकल्चरल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। द 16th सेंचुरी इन इंडिया वॉज नॉन एट डैश। भारत में जो 16वीं शताब्दी थी उसे किस चीज से जानी जाती है? तो वो मिडिवल पीरियड था भारत में, मध्यकालीन। द डैश सिस्टम वॉज एबोलिश इन बंगाल इन 1722। 1722 में बंगाल में कौन सा सिस्टम को बैन कर दिया गया? तो जमींदारी सिस्टम को बैन कर दिया गया था। ठीक है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डैश। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स है। मीर जाफर वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो मीर जाफर था। तो इसका आंसर फॉल्स है। ठीक है, क्यों फॉल्स है? क्योंकि उस समय बैटल ऑफ प्लासी के समय बंगाल का नवाब था सिराज उद्दौला। और 6 पॉइंट है द राइट टू वोट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल जस्टिस। तो ट्रू है। ठीक है, मतलब कि वोट देने का अधिकार हमारा राजनीतिक एक तरीके से हक है। ठीक है, सही है, ट्रू है। वी ऑल आर इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी संविधान के आगे बराबर हैं। बिल्कुल ट्रू है। कोल एंड पेट्रोलियम आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, बोल रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब जिसे बार बार बनाया जा सकता है। नहीं, तो ये गलत है। देखिए, असल में बनाया तो जा सकता है लेकिन इसमें करोड़ों अरबों साल का प्रोसेस लगता है। ठीक है, तो हम इसे ना ही के बराबर ही मानते हैं। तो ये रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। 1 वर्ड में इसका आंसर देना है। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड हु प्रोवाइड अस? प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इसे हमें कौन प्रोवाइड करता है? नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सोइल, एयर एंड मिनरल्स आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। ठीक है, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज जैसे पानी, मिट्टी, हवा और खनिज, ये सभी हमें प्रोवाइड कौन करता है? नेचर प्रोवाइड करती है। नेम द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी का मेन सोर्स बताने, रिवर है, लेक है, ओशन है, ग्लेशियर्स है, ग्राउंड वाटर है। ठीक है, तो ग्लेशियर क्या होता है? जो बर्फ के चट्टान होते हैं पहाड़ों पर, उसे बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर क्या होते हैं? एफआईआर इज द फर्स्ट रिपोर्ट लॉन्च्ड इन ए क्रिमिनल केस। किसी भी तरह का अगर क्रिमिनल केस होता है तो उससे रिलेटेड जो पहला रिपोर्ट करवाई जाती है पुलिस स्टेशन में, तो उसे हम बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। हु इनिशिएटेड द न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? भारत में नवी शिक्षा जो प्रणाली थी सबसे पहले कौन लेके आया था? तो भारत के अंदर अंग्रेजी अफसर लॉर्ड मैकॉले लेके आया था। ठीक है, तो पार्ट सी है हमारे पास। आंसर इन ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज वर्थ 2 मार्क्स। ठीक है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, तो 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन रिसोर्सेज बी मैनेज प्रॉपरली? ठीक है, संसाधनों को किस तरीके से अच्छी तरह मैनेज किया जा सकता है? तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर सस्टेनेबल अप्रोच। ठीक है, बोले संसाधनों को अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए एक सस्टेनेबल अप्रोच होनी चाहिए। सस्टेनेबल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि संसाधनों को इस तरह मैनेज करो कि आज की पीढ़ी तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, साथ साथ में फ्यूचर की पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल अप्रोच। Policy should be established to conserve and renew natural resources like water, soil and minerals to prevent their depletion। बोला कि हमें ऐसे कई सारे कानून की जरूरत है ताकि ऐसे कानून बनाया जा सके ताकि कई सारे संसाधन जैसे पानी हो गई, मिट्टी हो गई, खनिज हो गए, इन सभी को खत्म होने से बचाया जा सके। ठीक है, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग एंड अडॉप्टिंग एनवायरमेंटल प्रिकॉशंस आर एसेंशियल फॉर द कंजर्वेशन। बोल रहा है कि रिसोर्सेज का रिसाइकल करना, ठीक है, उन्हें दोबारा यूज में रिसाइकल कर देना, ठीक है, उन्हें दोबारा रीयूज में लेके आना। ठीक है, कई सारे एनवायरमेंटल प्रिकॉशन मतलब वातावरण से संबंधी चीजों का ध्यान रखना जिससे ये सारे की संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू मिनरल रिसोर्सेज कम फ्रॉम एंड हाउ आर दे यूज। बोले जो खनिज संसाधन होते हैं वो कहाँ से आते हैं और इनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। मिनरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइनिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। वो बोले धरती के अंदर से, धरती के क्रस्ट से जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग करके जो संसाधन निकालते हैं, लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनरल। ठीक है, दे आर यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इनको बहुत सारी अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेटेलिक मिनरल जो होते हैं वेपनरी में, जो मेटेलिक मिनरल होते हैं, धातु जो होते हैं, ठीक है, उनको वेपनरी में मतलब हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मशीनरी में इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। वेल नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक बक्सीट एंड क्ले आर यूज इन केरामिक्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप। ठीक है, अलग अलग चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
जैसे बर्तन वगैरह हो गया, ठीक है, सिक्के वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों को इसमें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कॉज द डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। भारत में जितने भी छोटे उद्योग हैं उनका नष्ट होने के कारण, उनके डिक्लाइन होने के क्या क्या कारण थे। तो डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया वाज प्राइमरली ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनीज पॉलिसी डेट फेवर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी लेके आए थे जो पॉलिसी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को ही सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, छोटे इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल आना शुरू हो गया। ठीक है, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, हाई कंपटीशन। देखो मशीन से जो चीज़ें तैयार की जाती थी जिसकी वजह से क्या होता था, वो सस्ती भी होती थी, क्वालिटी में भी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से क्या, जो छोटे उद्योग होते थे उनके लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और हु प्रोवाइडेड चीपर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और साथ साथ में जो फॉरेन ट्रेडर्स होते थे, बाहर से जितने भी व्यापारी आते थे, वो सस्ते दाम पर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कर देते थे। ठीक है, इस वजह से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनकी जो डिमांड थी धीरे धीरे कम होने लग गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोशल रिफॉर्म टारगेटेड द कास्ट सिस्टम। बोल रहे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, उन्होंने कास्ट सिस्टम को ही क्यों टारगेट किया। तो सोशल रिफॉर्मर टारगेटेड द कास्ट सिस्टम बिकॉज इट वाज अ रूट कॉज ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो बोल रहे समाज सुधारकों ने कास्ट सिस्टम पर इसलिए टारगेट किया क्योंकि जितने भी हमारी जो जाति प्रथा थी, ये सबसे बड़ा कारण थी सभी तरह की इनइक्वालिटी का, असमानताओं का और सभी तरह की बुराइयों का। ठीक है, सोसाइटी के अंदर लीडिंग टू ऑपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से सभी के साथ भेदभाव हुआ करता था। दे सॉट टू एलिमिनेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट सोशल इक्वालिटी। तो समाज सुधारकों ने क्या सोचा कि जितने भी ये कास्ट से संबंधित भेदभाव, अगर हम इसको खत्म कर देंगे तो क्या होगा, समाज में समानता आ जाएगी और सभी लोग खुशी से रह पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफाइन द टर्म पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है। द टर्म पार्लियामेंट रिफर्स टू एन इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ। तो पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर लोग कानून बनाते हैं। इन इंडिया इट इज ए बाई कैमरल। भारत में बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब दो सदनी है। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के दो कमरे, एक है लोकसभा और दूसरा है हमारे पास राज्यसभा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कंसिस्टिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो क्या सुनती है लोकसभा राज्यसभा में, जो जनता की मांग होती है उसको सुना जाता है। ठीक है, और जनता के लिए कानून बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड। भारत का संविधान कैसे बनाया गया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन 1946। ठीक है, तो भारत का संविधान बनाने के लिए क्या हुआ, 1946 में एक ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी, मतलब कि संविधान बनाने वाली एक टीम बनाई गई। द ड्राफ्टिंग कमेटी कंप्लीटेड इट इन जनवरी 1951। जो संविधान बनाने वाली टीम थी उसने 1950 में संविधान को बना के रेडी कर दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज इट्स प्रिंसिपल आर्किटेक्ट। ठीक है, जो मेन इसमें लीड रोल किन्होंने निभाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निभाया था। ठीक है, पार्ट डी हमारे पास, आंसर ईच क्वेश्चन इन 80 to 100 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन इज वर्थ 5 मार्क्स। तो हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन है आपके पास, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। इसमें आपको इंटरनल चॉइस भी दी गई होगी। तो सारे ही क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है, आपने सारे ही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। तो पहला हमारे पास, राइट ए नोट ऑन डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट पर एक नोट लिखना है। तो पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, विशेषता की। डेसिडियस फॉरेस्ट फीचर ट्री डेट शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन। तो जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसे जंगल होते हैं जो ड्राई सीजन यानी कि गर्मी के सीजनों में क्या करते हैं, सूखे सीजन में क्या करते हैं, अपने सारे पत्तों को झाड़ देते हैं। ठीक है, गिरा देते हैं। रिग्रो देम ड्यूरिंग इन द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में दोबारा अपने पत्तों को ग्रो कर लेते हैं। लोकेशन की अगर हम बात करें, प्रीडोमेंटली फाउंड इन द नदर्न हिमालय। तो पाए कहाँ से जाते हैं, नॉर्थ हिमालय में पाए जाते हैं, सतपुड़ा के जंगलों में पाए जाते हैं, विंध्या रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, कॉमन स्पीशीज क्या है इसमें, इंक्लूड ट्रीज लाइक साल, टीक एंड बम्बू, ये सारे इसमें पेड़ पाए जाते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू इनकी क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर रॉ मटेरियल टिम्बर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी। तो इनकी इकोनॉमिकली वैल्यू क्या है कि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो प्रोवाइड हैबिटेट फॉर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, मेंटेनिंग एनवायरमेंट बैलेंस। तो पूरे के पूरे हमारे जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होता है, उसमें एक डाइवर्सिटी लेके आते हैं। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ सभी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट जो होता है वो बैलेंस में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वाटर कंजर्वेशन बी अचीव। बोल रहे पानी को किस तरीके से बचाया जा सकता है। तो पहला है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इंप्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेक्निक्स। ठीक है, इस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करना है जिससे रेन वाटर जो होता है, बारिश का पानी होता है, उसको ही हार्वेस्टिंग में लिया जा सके। ठीक है, और उसको ही ग्राउंड वाटर में सेफ रखा जा सके। एफिशिएंट यूजेस, एनकरेजिंग एफिशिएंट वाटर यूजेस टू प्रिवेंट वेस्टेज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। तो बोल रहा पानी का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करो और उसको वेस्ट होने से बचाओ। ठीक है,
डिफॉरेस्टेशन प्रिवेंशन, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट टू मेंटेन द ग्राउंड वाटर टेबल। बोल रहे क्या कि डिफॉरेस्टेशन से रोकना, यानी कि पेड़ों की कटाई से रोकना, जिससे क्या हो, जो मिट्टी होती है वो पानी को होल्ड करके रख सके। ठीक है। कम्युनिटी अवेयरनेस, रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करो, पॉलिसीज लॉन्च करो, जिससे क्या हो, लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे, जागरूकता पहुंचे और पानी को सेव करें। ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, एम्फेसाइजिंग दैट एवरी इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो बोल रहे हैं कि हर इंडिविजुअल लेवल पर हर किसी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी को बचाने के लिए अपने एफर्ट्स लगाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या था? पॉलिसी अगर इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अंग्रेजी काल के समय लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी को लेके आए थे। एनेक्सेशन क्लॉज क्या चीज है इसमें? स्टिपुलेटेड दैट स्टेट्स विदाउट लेजिटिमेट हायर वुड बी एनेक्सेड बाय द ब्रिटिश एम्पायर। तो इसमें क्या चीज था कि जो भी राजा था, अगर उसका कोई हायर नहीं होता था, कोई उसका मतलब कि आगे संतान नहीं होती थी जो उसके साम्राज्य को संभाल सके, तो उस राजा के मरने के बाद उसका जो सारा साम्राज्य था वो अंग्रेजी सरकार के हाथ में चला जाता था। अफेक्टेड स्टेट्स कौन कौन से? अप्लाई टू सर्वल स्टेट्स इंक्लूडिंग अवध, सतारा, नागपुर एंड झांसी। ठीक है। तो इस सिस्टम के थ्रू कई सारे राज्यों का जो राजपाट था वो अंग्रेजों के पास चला गया था। जैसे अवध की बात करें, अवध का, सतारा का, नागपुर का, झांसी का, जो जितने भी इलाके हैं वो सब अंग्रेजों के पास चले गए थे। झांसी की तो आपको बात पता ही होगी, झांसी की रानी जो थी उनका भी संतान नहीं था, गोद लिया होता उन्होंने संतान को। ठीक है। तो उनका भी साम्राज्य ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। पॉलिटिकल रिसेंटमेंट की अगर बात करें, कॉल्ड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट अमॉन्ग द इंडियन रूलर्स एंड इलाइट्स। ठीक है। तो एक तरीके से क्या चीज हुआ था कि बहुत बड़े लेवल पर जितने भी भारत के बड़े बड़े राजा थे, इलाइट वर्ग था, वो इससे काफी ज्यादा एक तरीके से रिसेंटमेंट हुई थी। ठीक है। खुश नहीं थे इस चीज से। कंट्रीब्यूशन टू रेबेलियन, प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्कंटेंट लीडिंग टू द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। ठीक है। और इसी की वजह से बहुत बड़ा योगदान क्या चीज था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा कारण ये भी था जिसकी वजह से जो राजा वगैरह थे वो नाखुश थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली है, उसके इम्पैक्ट के बारे में बताओ। प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, वेस्टर्न एजुकेशन आने की वजह से क्या हुआ, साइंटिफिक थिंकिंग भारत के लोगों में डेवलप हुई। एनकरेज क्रिटिकल रीजनिंग एंड साइंटिफिक इंक्वायरी अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि रीजनिंग पावर बढ़ी, साइंटिफिक पावर भारत के स्टूडेंट्स में बढ़ी, जिसकी वजह से हर चीज को उनके मन में इंक्वायरी करने की भावना उठी। ठीक है। कोई भी चीज ऐसे मान लेने की भावना नहीं थी। ठीक है। dissemination of knowledge help spread historical knowledge and rationalist ideologies। तो वेस्टर्न एजुकेशन लाने की वजह से क्या चीज हुआ कि बहुत सारी जो ऐतिहासिक जानकारी है वो भी स्टूडेंट्स के पास पहुंची, और साथ साथ में जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स थे, विचारधाराएं जिनकी थी, तो वो सारी चीजों को भारतीय स्टूडेंट ने पढ़ना शुरू किया। नेशनल कॉन्शियसनेस, अवेकन नेशनल कॉन्शियसनेस लीडिंग एजुकेटेड यूथ टू क्वेश्चन कॉलोनियल रूल। ठीक है। जैसे जैसे भारत के लोग पढ़े लिखे हुए, उनके अंदर चेतना का विकास हुआ, तो इससे क्या चीज हुआ, जो भारत के अंदर अंग्रेजी शासन आया तो उसके विरुद्ध सवाल उठाना शुरू किया भारतीय लोगों ने। ठीक है। इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन, स्प्रेड ऑफ इंग्लिश फैसिलिटेड कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेस्टर्न आइडियाज। ठीक है। अब जैसे जैसे इंग्लिश की कम्युनिकेशन आया तो इससे क्या हुआ, वेस्टर्न के जितने भी आइडियाज थे, वेस्टर्न में जितनी भी बुक्स लिखी गई थी, फिलोसफर्स थे, तो उनके बारे में भारतीयों को पता लगा। ठीक है। टूल फॉर इंडिपेंडेंस बिकम एसेंशियल इन द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस शेपिंग फ्यूचर लीडर्स। ठीक है। तो वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से भारत के बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक स्ट्रगल स्टार्ट किया और फ्यूचर को बदलने की बात सोची। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो विद्रोह था उसके फेलियर होने के क्या कारण थे? तो पहला पॉइंट है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन नहीं था। द रेबल फोर्सेस वर पुअरली ऑर्गेनाइज लीडिंग टू डिसयूनिटी। ठीक है। तो जो भारत की सेना थी, ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनाइज थी, मतलब कि इनके जो संगठन था वो अच्छी तरीके से मैनेज नहीं था। ठीक है। कोई एकता नहीं थी इनमें। वीक सपोर्ट फ्रॉम वेरियस फैक्शंस वर वीक एंड फ्रेगमेंटेड। तो बहुत जगह से जो सपोर्ट आ रहा था वो सपोर्ट भी एक तरीके से यूनिटी वाला नहीं था। ठीक है। सुपीरियर टेक्नोलॉजी, द ब्रिटिश आर्मी हैड सुपीरियर टेक्नोलॉजी इन वेपनरी। जो अंग्रेजों के पास जो हथियार थे, टेक्नोलॉजी थी, बड़े लेवल पर थी भारतीयों की तुलना में। कोऑर्डिनेट स्ट्रेटजीज, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेटेजीज एम्प्लॉयड बाय द ब्रिटिश सप्रेस द रिवॉल्ट। ठीक है। अंग्रेजों की तरह जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी बहुत ही पावरफुल थी और भारतीय की जो रिवॉल्ट था उसको दबा दिया गया। ठीक है। लैक ऑफ लीडरशिप, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अमंग द रेबल्स हिंडर्ड देयर एफर्ट्स। ठीक है। तो भारत के जो रिवॉल्ट हुआ था भारत में, इसमें कोई खास लीडर नहीं था जो पूरे के पूरे रिवॉल्ट को मैनेज कर सके, लीड कर सके। ठीक है। तो ये सारे कारण थे। पार्ट ई जो आपके पास आएगा ये होगा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 आएंगे 2 मार्क्स से, तो 10 मार्क्स का आपका ये होगा, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आपने रीड कर लेना, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो हाउ आर फॉरेस्ट वैल्यूएबल, फॉरेस्ट हमारे लिए जरूरी किस वजह से है, ठीक है। तो इसका आंसर है फॉरेस्ट आर वैल्यूएबल टू अस बिकॉज दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड हेल्प द एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। जंगलों को बचाने में काफी हेल्प करते हैं, पूरी एनवायरमेंट की सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। रिड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेंटेन वाटर सोर्सेज, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, जिसकी वजह से क्या चीज़ होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास होती है, वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। हमारी पूरी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, हमारे पूरे जो एनवायरनमेंट का बैलेंस है उसको बना के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को बर्बाद करने के कौन कौन सी एक्टिविटी जिम्मेदार है, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, लैंड डिग्रेडेशन, जो भूमि का निम्नीकरण, ठीक है, वो कारण है। जंगलों में आग लगना कारण है, लैंडस्लाइड, ये सारे कारण है, ठीक है। और एग्रीकल्चर का इतने बड़े लेवल पे होना, ये भी एक कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द मेन रीजन फॉर हंटिंग एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। जंगली जानवरों के जो शिकार किया जाता है उसके मेन कारण क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो मेन कारण आइवरी है, ठीक है। उनके जो स्किन होते हैं, फर होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, यानी उनकी जो चमड़ी होती है, उनके जो दांत होते हैं, ठीक है, उनके जो पंख वगैरह होते हैं, उनके जो सींग वगैरह होते हैं, इन सारी चीज़ों को सेल किया जाता है, ठीक है, बड़ी मात्रा में मार्केट में, ठीक है। तो और कई सारे एनिमल्स को एज ए फूड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट इन फॉरेस्ट, जंगलों में जो जितनी भी नेचुरल हैबिटेट्स हैं, प्राकृतिक आवास है जानवरों का, वो क्यों नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्लाइमेट चेंज कारण है सबसे बड़ा, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई कारण है, ठीक है, लैंडस्लाइड्स वगैरह कारण है, ठीक है। तो ये सारे कारण है, आपने इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट कैन बी डन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का क्या कारण है, ठीक है। अवेयरनेस फैलाना, एक अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है। एनफोर्स रेगुलेशन, रूल्स वगैरह लेके आ सकते हैं प्रॉपर, ठीक है, ताकि इलीगल ट्रेड को रोका जा सके। तो और ये सारे ही मतलब रीजंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट एफ की, आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, 10 प्लेसेस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का आएगा। तो ये सारे जितने भी प्लेसेस हैं, ठीक है, ये प्लेसेस मैं मैप पर आप लोगों को करवा देता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ जी, जो पहला इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, तो ये पंजाब में, ठीक है। दूसरा हमारे पास व्हीट है, गेहूं है, गेहूं वैसे बिहार में भी पाया जाता है, यूपी में भी पाया जाता है, पंजाब में भी पाया जाता है, तो आप तीनों में से किसी भी जगह पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नदर्न प्लेन्स है, यानी उत्तरी मैदान, जितना भी आपको पेंसिल से शेडेड रीजन नजर आ रहा है, ये सारा उत्तरी मैदान है भारत का, ठीक है, जिसमें पंजाब भी कवर हो जाता है, यूपी और बिहार, हरियाणा, ठीक है, ये सारे के सारे इलाके जो है कवर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टी पूछा जाएगा, जो हमारे पास चाय होती है वो कहाँ मिलती है, असम में मिलती है, ठीक है, ये वाला असम वाला पॉइंट है। उसके बाद कोलकाता पूछा जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कोलकाता है, ठीक है। रॉ आयरन मतलब कच्चा लोहा कहाँ पाया जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी, तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये वाला रीजन जो है ब्लैक सॉइल का रीजन है। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के भी ये जो साउथ वाला पोर्शन है यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद मैंगनीज कहाँ पे पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, ये हमारे पास महाराष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे मैंगनीज पाया जाता है। मुंबई कहाँ पर है, ये बिल्कुल साउथ में मुंबई, ठीक है, साउथ में सॉरी वेस्ट में, बिल्कुल समुद्र के पास है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मुंबई का है, ठीक। उसके बाद कॉटन कहाँ पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। दिल्ली वाला पॉइंट है, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो विद्रोह होता है उसका एक प्लेस का नाम बताना है, तो दिल्ली ही कल, ठीक। उसके बाद आर्मी सप्लायर, मतलब कि आर्मी के लिए जितने भी सामानों की सप्लाई की जाती है उसमें से कौन सप्लाई करता है, हरियाणा भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने किस तरीके से पढ़ना है, आपने जितने भी मैप वाले पॉइंट हैं इसको मैप लेके 1-2 बार इसको फिल करके देख लेना है, ठीक है। तो आपका मैप के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमने सारे ही के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और भी जो सैम्पल पेपर्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।